ये जो टीसीएस फर्म है, बीपीओ जहाँ पर चलता है, वहाँ पर एक के बाद एक करीब 7 गिरफ्तारियाँ हो गई, लेकिन जो मैडम डी हैं, जो सबसे बड़ी एचआर हैं, वो गायब हैं। नाम है निदा खान। अब सोचिए, कंपनी में आप इंटरव्यू देने गई हैं और वहाँ पर आप पहुँची, तो सामने बैठा जो एचआर है, जो आपसे पूछ रहा है, वो सोचकर ये चल रहा है कि हमारे जाल में फँसने के लिए मछली आ गई। और निदा खान जो है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसके अंदर बाकायदा लिखा है कि टीसीएस में काम करती हैं, वो उस वक्त जाल बिछाया करती थी लड़कियों को फंसाने के लिए। और इसके बाद आपसे कहा जाता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, इसको ज्वाइन तुम्हें करना होगा और हमने तुम्हें इनविटेशन भेजा है। इसके बाद जो लड़कियां व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर लेती हैं और फिर वहां पर उनसे छोटे मोटे पहले हंसी मजाक किए जाते हैं, फिर नॉनवेज जोक किए जाते हैं और कई बार अश्लील बातें भी की जाती हैं। अब सोचिए, उन मैसेजेस पर जो लड़कियां रिस्पॉन्स कर देती, जो ठीक से रिस्पॉन्स करती, उनको ये आगे बढ़ाते, यानी कि एक और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते जहाँ पर ये पूरा नेक्सस काम करता था। ये मैंने छोटा सा हिंट आपको दिया है, अब पूरी कहानी आपको समझनी होगी। ये जो फर्म आप देख रहे हैं, जो पूरी कंपनी है, आईटी कंपनी है, इसके अंदर बाकायदा जब इंटरव्यूज़ होते, जब लड़कियां या लड़के जो भी जॉब करने जाते, तो सबसे पहले उनका प्रोफाइल देखा जाता, उनकी काबिलियत नहीं देखी जाती, उनका प्रोफाइल देखते और ये देखते कि जो लड़कियां हैं, खासकर उनकी उम्र 18 से 25 साल की होनी चाहिए। अगर वो कंपनी ज्वाइन कर ली है उन्होंने, तो क्या कुछ ऐसी लड़कियां कंपनी में काम करी हैं जो 18 से 25 साल की हैं। इसके बाद फाइनेंशियली वो कैसी हैं, उनका परिवार कैसा है, क्या वो मिडिल क्लास से आती है, क्या उनके ऊपर कोई लोन है, क्या पारिवारिक कोई ऐसी जिम्मेदारी है। ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें जो विधवा हों, जो अपने सिंगल मदर हों, जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही हों, जो डिवोर्स हो गया हो जिनका, और इस तरह की महिलाओं को टारगेट किया जाता। बाकायदा जो लोग बिठाए गए थे, जो ये 7-8 लोग आप देख रहे हैं, सिर्फ मोहरे पकड़े गए हैं। सोचिए, अगर जब इनकी चीज़ें खुलेंगी, परतें खुलेंगी, तो कितने लोग अरेस्ट हो जाएंगे। अब इस आईटी फर्म के अंदर बाकायदा ऐसे लोगों को बिठाया गया था जो अपना काम भले कर रहे थे, लेकिन उनका एक काम इस ऑफिस के अंदर और था, वो ऐसी लड़कियों को ढूंढना था। अब जब वो ये लड़कियां ढूंढ लेते, इनकी चीज़ों को परख लेते, उनके आव भाव देख लेते, वो क्या खा रही हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं, उनके विचार कैसे हैं, वो किससे ज़्यादा बातें कर रही हैं, तो जब ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती और सबसे इम्पॉर्टेंट ढूंढना जाता कि उनकी कमज़ोरी क्या है। पैसों की कमज़ोरी है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, अकेले बच्चे को पाल रहे हैं, इस तरह से कई सारी कमज़ोरी ढूंढने के बाद जो लोग थे, वो मैडम डी जो है, यानी कि जो ये निदा खान है एचआर, उनको रिपोर्ट करते, उनको सारी चीज़ें बताया जाती। अब इसके बाद होता क्या कि सोचिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनता था जो जो इन लोगों ने बना रखा था। कैंटीन में बैठकर जो निदा खान है, इनके जो सारे काम करने वाले इनके साथ के लोग हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, उसमें लड़कियों को ऐड करती और कहती देखो ये ऐसे हल्का सा, क्योंकि ऑफिस का माहौल कितना स्ट्रेसफुल वाला होता है, कितना काम करो क्या करो, तो हमारी बॉन्ड भी अच्छा होना चाहिए, हम लोग का आपस में हंसी मजाक का बॉन्ड होना चाहिए। इसलिए बाकायदा एक, आप यूँ समझो, एचआर एक्टिविटी की तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप है और इसमें आप लोग कोई भी मैसेज कर सकते हो। अब उसमें उन नए लोगों को ऐड किया जाता, उन लड़कियों को जिनको टारगेट करना था उन्हें ऐड किया जाता। अब जब वो उस लड़कियां उसमें ऐड हो जाती, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सबसे पहले छोटे मोटे जोक भेजे जाते, कई बार अश्लील बातें लिख दी जाती, कोई नॉनवेज जोक जो है वो क्रैक किए जाते। अब इस पर जो लड़कियां रिस्पॉन्ड करती या जो भी उस तरह की बातें करती, उन लड़कियों को सबसे पहले समझा जाता और फिर आप यूँ समझिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप से उन लड़कियों का प्रमोशन किया जाता और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें जोड़ा जाता। अब सोचिए, मान लीजिए 10 लड़कियां उन्होंने जोड़ी, जिसमें से क्या हुआ, 8 लड़कियां रिस्पॉन्ड कर रही हैं, जो नॉनवेज जोक भी भेज रही हैं, उस पर रिप्लाई कर रही हैं, इमोजी कर रही हैं, हर तरीके से वो बातचीत कर रही हैं। तो उन 8 को अगले ग्रुप में भेज दिया गया और 2 को वहीं पर छोड़ देते थे। अब वो जो 8 है, उनको एक और ग्रुप पर ऐड करते हैं और वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट करने का, आप यूँ समझिए, वो जो लड़के थे जो ये टारगेट कर रहे थे, जो वो मैडम थी, वो समझ जाती थी, वो एचआर, कि अब ये जो 8 लड़कियां ये हमारे चंगुल में फंस गई हैं, इनका ब्रेन वॉश करना, इनके साथ गंदी हरकत करना बहुत ही आसान है। अब आगे का पूरा खेल शुरू होता। इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे पहले उन लड़कियों को भरोसा दिलाया जाता, उन्हें ये बिलीव कराया जाता कि तुम जिस जगह काम करी वो बेस्ट जगह है, हम जो तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल अच्छे से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और इसके बाद उनके अंदर थोड़े थोड़े रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए जाते। कई बार उनसे भगवान गणेश के बारे में गलत बात की जाती, कभी भगवान शिव के बारे में गलत बात की जाती, और ऐसे में कुछ लड़कियां ऑफेंड भी होती हैं, अपनी सफाई भी रखती हैं और धीरे धीरे लेकिन फिर भी उनका ब्रेन वॉश किया जाता। अब ऐसे में होता क्या कि ये जो मैडम थी, जो एचआर मैडम है निदा खान, इसने अपने जो भी लड़के नीचे रखे हुए थे, उनको काम दिया था कि लड़कियों को इस तरह से फंसाना है कि कल को अगर कोई केस बने ना, तो बन ही ना पाए। अब किस तरह से, तो दरअसल वो जो लड़के थे, वो कुछ लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते। अब सोचिए, प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए और
और इसके बाद किस तरह से केस लगाया जाएगा। लड़की भी किस तरह से जाकर पुलिस को बोलेगी कि मेरे साथ उन्होंने रेप किया, गलत किया, क्योंकि आप भी उसके साथ रिलेशनशिप में थे। तो बाकायदा पूरी प्लानिंग ऐसे की जाती थी कि जितने भी बाद में जो चीज़ें आई या कभी भांडा फूटे भी तो कोई केस ना बन पाए, पुलिस भी सबूत इकट्ठा ही ना कर पाए। और बाकायदा ऐसा ही किया जाता। वो जो लड़के थे वो कुछ लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते, उन्हें गिफ्ट्स दिया करते, उनके साथ घूमने फिरने जाते, और ऐसे में कई लड़कियों का रेप भी किया गया। ये सब चीज़ें भी आई कि वो लड़कियां खड़ी रहती थी मीटिंग रूम में, और जब उनकी मीटिंग ली जा रही थी तो उनको गलत तरह से टच करते, उनके बॉडी पार्ट्स को टच कर देते, और उस वक्त कोई उनके खिलाफ बोलता तक नहीं था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब कुछ लड़कियां ऑफेंड होती, अपने बारे में सही कहती, वो कहती नहीं हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो जो ये एचआर थी निदा खान और साथ ही साथ जो बाकी के लड़के थे वो उन्हें दूसरे तरह से बरगलाने की कोशिश करती। वो उन्हें कहते कि तुम अभी ठीक से नहीं जानती हो, सोचो अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो तुम्हें इन सब चीज़ों में आना पड़ेगा। तो अब जो कुछ लड़कियां हैं वो पैसों के लिए, अप्रेजल के लिए वो सारी चीज़ें मानना शुरू कर देती थी। और सोचिए उन लड़कियों को मजबूर किया जाता कि बुर्का पहनो, उनसे कहा जाता कि लिपस्टिक मत लगाओ, उन्हें नमाज पढ़वाई जाती, यहाँ तक कि जब रोज़ा चल रहे थे तो उनसे रोज़ा भी रखवाया गया था, और नॉनवेज बीफ खाने के लिए भी उन्हें मजबूर किया गया। इस तरह से बाकायदा अत्याचार किया गया। और तो और उन लड़कियों को जिनको प्यार के जाल में फंसाया गया, उनको ये पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा त्रिम्बक रोड करके एक जगह है, वहाँ पर बाकायदा एक जगह है लोग की, जो ये लड़के थे तो वो उन लड़कियों को ले जाकर रेप करते थे, उनके साथ गंदी हरकत करते थे। और ऐसी कई लड़कियां हैं जो वहाँ तक पहुँचे, उस अपार्टमेंट तक पहुँचे और उनके साथ रेप किया गया। और पुलिस ने जब इन सब चीज़ों की छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि ना सिर्फ रेप हुआ, धर्मांतरण हुआ, बल्कि अश्लील हरकतें, यौन शोषण भी उस कंपनी के अंदर किया गया। अब चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती गई, लड़कियां बदलती गई, लड़कियां मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होती गई, उनके साथ रेप भी किया गया। लेकिन ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए कि उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनके साथ प्यार का नाटक किया गया। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी उनमें जिनको आगे बढ़ने की ललक थी, जिन्हें अप्रेजल चाहिए था, जिन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए थे, जिन्हें लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, क्योंकि आपको शुरुआत में बताया कि उन लड़कियों को टारगेट करते जो गरीब भी होती है, जिनके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और ऐसी लड़कियों से बाकायदा कहा जाता कि अगर प्रमोशन चाहिए तो हमारे साथ सो जाओ, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो हमारे साथ संबंध बनाओ, इस साल का अप्रेजल आ रहा है, अगर अच्छा अप्रेजल चाहिए तो मेरे साथ तुम्हें रिलेशन बनाने पड़ेंगे। और ये जो लड़के हैं, ये जितने भी जो अपराधी पकड़े गए हैं, ये सब के सब वो जो लड़कियां हैं उनके साथ संबंध बनाते थे, उनको सोने के लिए अपने साथ मजबूर करते थे। अब ये चीज़ें जब लगातार बढ़ती जा रही थी, इस तरह की चीज़ें हो गई और कोई कंप्लेन भी नहीं लिखवा पा रहा था, तो कहानी ऐसे बिगड़ी कि एक जो लड़की है, दरअसल पूरा मामला सोचिए 2022 से चल रहा, 22 से 26 आ गया, 4 साल से लगातार ये चीज़ें चलती जा रही और किसी को भनक नहीं थी। लेकिन कई बार हुआ ऐसा कि एक लड़की जो है, उसके घर वालों ने उसे देखा कि वो घर के अंदर अजीब हरकतें करती है, कपड़े अलग जो वो पहले पहना करती थी अब उसने सूट पहनने शुरू कर दिए हैं, कई बार वो अपने आप पूरा मुंह, अपना शरीर ढककर ऑफिस जा रही है, और एक बार उसके पिता ने उसे नमाज पढ़ते हुए भी पकड़ लिया, जिसके बाद वो बहुत घबराई। और ये सारी चीज़ें जब हुई तो घर पर पता लगा, उसे हिम्मत मिली और फिर उसने पहली बार जाकर पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेन कराई। अब जब पुलिस को ये सारी कहानी बताई गई तो पुलिस भी नहीं समझ पाई कि केस बनाए तो बनाए क्या, आखिर सबूत इकट्ठा करे तो करे क्या, क्योंकि कुछ लड़कियां अपने, आप यूँ समझिए, जो अप्रेजल के लिए साथ गई, जो अप्रेजल के लिए जिन्होंने संबंध बनाए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाए। अगर प्यार वाला मैटर था, कोई कह रहा है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मैं उससे प्यार करती थी, अब वो शादी नहीं कर रहा, तो उसमें भी लड़की की मर्ज़ी हो गई। जब बाकी चीज़ें हो गई, जब उन लड़कियों से कहा गया नमाज़ पढ़ो और ये सारी चीज़ें करो, तो वहाँ पर भी पुलिस को समझ नहीं आया कि सबूत इकट्ठा कैसे किए जाएँ। आखिर सारी चीज़ें उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हुई, सारी कहानी उस तरह से हुई और लड़कियाँ खुद एग्री भी करती चली गई, इस तरह से उनका ब्रेन वॉश हुआ। तो इसको साबित कैसे करेंगे कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश हुआ है, अगर मामला कोर्ट तक जाएगा भी। तो ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो आप आर्टिकल्स देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें लिखा जा रहा है कि 6 पुलिस वाली जो हैं वो उस ऑफिस के अंदर एंटर करती हैं। बाकायदा फिल्मी कहानी ये लगेगी कि वो बिल्कुल एक वर्कर्स की तरह, एम्प्लॉय की तरह उस ऑफिस में जाती है। 40 दिन तक बाकायदा वो पूरी कहानी गढ़ती हैं, वो देखती हैं क्या कैसी चीज़ें हो रही हैं, वो चेक करती हैं कि क्या मीटिंग रूम के अंदर लड़कियों का शोषण हो रहा है। तो वहाँ पर वो देखती हैं कि मीटिंग रूम के अंदर लड़कियों को बैड टच किया जा रहा है, उनके सीने पर, उनके पीछे, उनकी कमर पर हाथ लगा देते हैं आते जाते वो लड़के, कई बार उन पर भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, उनके कपड़ों पर गंदी टिप्पणियाँ करते हैं। और इस सारी चीज़ों के बताया जा रहा है कि जो लेडी ऑफिसर्स थी जो अंदर गई, उन्होंने बाकायदा तस्वीरें क्लिक की, एक एक चीज़ की, उन्होंने देखा किस तरह से छत पर जाकर नमाज़ पढ़ाई जा रही थी,
कैसे कपड़े बदलवाए जा रहे थे और किस तरह से जो भी कहानी सारी सामने है, उन्होंने हर एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करती चली गई और अपने सीनियर अधिकारियों को भेजती चली गई। और इस पूरे केस में ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो 40 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाल चुकी है, जिससे उन्हें कई सारे सबूत भी मिले हैं। अब ये सारी कहानी पुलिस के सामने आई तो पुलिस का जो वर्जन आया, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने जो आपको रिपोर्ट्स दिखाई कि कहा गया 6 पुलिस वाले अंदर गई, लेकिन जो पुलिस है ऑफिशियल तरीके से अभी भी कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्होंने इस पूरे केस की शिनाख्त, यूँ कहें उन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कैसे किया। वो ऑफिशियल रिकॉर्ड या ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी अभी बाकी है। लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ी गलती किसकी रही, सबसे ज़्यादा गलत क्या रहा? तो सोचिए, एक ऐसी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी जहाँ पर ना जाने कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, ना जाने कितनी ऐसी कमेटियाँ होंगी कि आपकी अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो आप उनसे जाकर याचिका लगा पाएँ। पुलिस तो बहुत दूर की बात है, पॉश कितना बड़ा एक ऐसा एक्ट होता है, किसी भी कंपनी में होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने एचआर को कंप्लेन करिए, आप उस कमेटी को बताइए और वो पूरी इंक्वायरी की जाती है। और यहाँ पर जब लड़कियों ने ये बताया गया कि ऑफिशियल रिटर्न में और हर तरह की शिकायत जो लड़कियों ने मेल में की वो सारी थी उनके पास, वो सारे सबूत थे जो उन्होंने एचआर को भेजे, लेकिन इन लड़कियों की सुनी नहीं गई। और क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी निदा खान की, जो एचआर में मैडम बैठी हुई है वही तो ये सारा काम करवा रही थी, और क्यों फिर उन लड़कियों की सारी चीज़ें सुनी जाएगी। अब आप सुनिए वो केस स्टडी, सुनिए किस तरह से वो लड़की जब पुलिस वालों के पास पहुंचती है तो पूरी कहानी बताती है, और कैसे ये जो लोग थे ये किस तरह से ऑफिस के अंदर क्या कुछ कौन से बड़े लोग ऐसे शामिल थे जिसकी वजह से जो एचआर था वो सबसे बड़ा, जो पूरा डिपार्टमेंट था वो सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ इस पूरे केस में। सोचिए 2022 से केस चल रहा था, अगर एचआर उसी वक्त एक्शन ले लेता तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, और कहानी अब इस तरीके से जिस तरह से निकल कर सामने आ रही है टीसीएस की पूरी कहानी, वो ऐसे निकल कर नहीं आती। देखिए, इस पूरी कहानी में आपने पॉश को लेकर बार बार नाम सुना। पॉश अगर मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एंड हैरासमेंट एक्ट है ये। अगर ऑफिस में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो एक कमेटी बैठाई जाती है जहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन क्या हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि अब तक जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि पॉश तक तो ये मामला पहुंचा ही नहीं था। लेकिन जब हम इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे हाथ में अभी अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स है, जो प्रवीण है, जो नासिक के हमारे रिपोर्टर हैं, वो लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। टीसीएस ने बकायदा एक अपना बयान जारी किया है अभी इस वक्त, और बकायदा वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और ये मराठी में है स्पष्टीकरण, और मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बताता हूं। ऊपर इंग्लिश में लिखा है, आप समझ सकते हैं। टीसीएस की तरफ से कहा गया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में उत्पीड़न और बदमाशी में किसी भी रूप के खिलाफ लंबे समय से शून्य सहिष्णुता की नीति है। हमने कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण के उच्चतम मानकों का हमेशा से सुनिश्चित किया है। मराठी में है, मैं उसे हिंदी में अनुवाद करके आपके लिए लेकर बता रहा हूं कि किस तरीके से टीसीएस ने जो अपनी सफाई में, जो वनिता ने आपको पूरी कहानी बताई, उसमें क्या सफाई आई है। नासिक में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई की और आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने तक जांच के दायरे में आए तमाम कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। हमने स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और आगे की कोई भी कार्रवाई इस जांच को निष्कर्ष पर आधारित होगी। टीसीएस और उनके प्रवक्ता की तरफ से ये जारी किया गया है। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि टीसीएस ने अपने सफाई में क्या चीजें कही, लेकिन टीसीएस की सफाई यहां पर थोड़ी सी बौनी साबित होती है, क्योंकि अगर हम बात करें कि जब पुलिस के पास जब पहली बार एफआईआर में जो लड़की थी उसने क्या क्या जो चीजें बताई हैं, हम उसे कमेंट सेक्शन में हिंदी के साथ उसे डाल देंगे ताकि आप अपने हिसाब से उसे पढ़ सकें और समझ सकें कि हालात कितने ज्यादा खराब थे। उसमें जो नाम आता है दानिश शेख का, एक लड़की है जो 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, लगभग 6 महीने बचे थे उसकी ग्रेजुएशन पूरा होने में। उस एफआईआर का लब्बल हुआ मैं आपको बता देता हूं है क्या, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी रहे, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, आप खुद पढ़िए और खुद सोचिए इनकी सोच क्या थी। दानिश कहता है उस लड़की से कि तुम्हें ग्रेजुएशन तुम करने वाली हो, तुम्हें नौकरी चाहिए,
तुम मुझसे संपर्क करो, हमसे दोस्ती बढ़ाओ। और धीरे धीरे दोस्ती जानबूझकर दानिश उससे प्यार का नाटक करता है, उस लड़की के साथ संबंध बना लेता है और कहता है कि जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगी मेरे पास आना, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। और उसके बाद जब एक लड़की ग्रेजुएशन करती है, ये टीसीएस में ज्वाइन कर लेती है बतौर बीपीओ में जाकर, और वहां पर ये से पता लगता है कि दानिश एक तरीके से टीम लीड है, उसके बाद बहुत बड़ी टीम है। और दानिश, वो लड़की निदा खान और उसके 2 या 3 जो चेले चपाटे थे, वो अक्सर कैंटीन में जाते, वहीं पर खाना खाते, बातें होती, और कैंटीन में ही अक्सर दानिश उसे गलत तरीके से छूता। और यहां से एक तरीके से मजाक का वो दौर शुरू हुआ जहां पर एक तरीके से धर्म को चोट करने की कोशिश की गई। भगवान शिव के लिए गलत बातें कही गई, भगवान गणेश के लिए गलत बातें कही गई, और कहा गया कि इनकी आप पूजा मत कीजिए, आप हमारे धर्म पर आइए। अब यहां पर क्योंकि ये प्यार में इस तरीके से थी, ये हिचक रही थी, लेकिन इसे टॉर्चर कर कर, क्योंकि इसके आसपास जो चीजें हो रही थी, एक तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, और धीरे धीरे उसने ये सारी चीजें अपनाना शुरू कर दिया। अभी जब सारी चीजें होती गई तो 2022 से 2026 का दौर आ गया। 2026 में 4 साल के बाद पता लगा कि दानिश की तो 2 बच्चे हैं, उसकी पहली शादी भी हो चुकी है। इसके बाद उस लड़की का दिमाग ठनकता है, वो पूछती है कि तुम तो शादीशुदा हो, तुमने सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। दानिश उस पर क्या जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बना रहा था, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। और वो भी तब ये बता रहा है जब उसे उस लड़की का ब्रेन वॉश कर कर उसने उसका धर्म छुड़वा दिया, उसने उसके भगवान का मजाक बनाया, और एक तरीके से दूसरे धर्म को कबूल करने में, इस्लाम धर्म को कबूल करने में उसकी एक तरीके से ब्रेन वॉश करके उसे तैयार कर दिया। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ये जो मैं आपको एक एफआईआर की एक कॉपी बता रहा हूं, लगभग हमारे हाथ में पूरी केस फाइल है। मैं आपको जो बहुत संक्षिप्त में और छोटे में बता देता हूं हुआ क्या। जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2026 में आरोपी दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की और महिला कर्मचारियों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें कई बार झूठे वादी के, मसलन के तौर पर शादी वाला जो मैंने आपको पहले बताया, और उनके साथ बीच ऑफिस में, मीटिंग और रूम में, कैंटीन के अंदर उन्हें गलत गलत जगह छुआ जाता था। लेकिन वो इस चीज को मना भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो उनके बॉस थे, टीम लीड थे। एचआर भी अगर उनके साथ मिल बैठ रही है तो सोचिए, वो जो लड़की जो अभी कॉलेज से बाहर आई है, उसने दुनिया देखनी शुरू की है, वहां पर जब इसके साथ उसकी हरकत हो रही है तो एचआर क्या कहती है, जो निदा खान जैसे जो लोग हैं, ये कॉर्पोरेट में तो बहुत आम चीज है, इसे अपनाओ, तुम किस दुनिया में रह रही हो। ये जो अपनाने वाली जो चीज है, हम इसी दुनिया में रह रहे हैं, और इस दुनिया में अगर ऐसी हरकत की होती है तो उन्हें तमाचे मारे जाते हैं। अगर जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो याद रखिएगा। फिर दूसरा जो केस है, मई 2023 से लेकर 19 मार्च 2026 के बीच में रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी एक महिला कर्मचारी को घूरते हैं, उसे गलत तरीके से छूने और उसके निजी वैवाहिक जीवन के बारे में गलत तरीके से टिप्पणियां करते हैं, कि कमेंट करते हैं कि तुम्हारा पति तो अमीर नहीं है, तुम्हारा पति ये नहीं है, हमसे शादी कर लो, तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगी। और इतना सब होने के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं और फिर शादी से मना कर देते हैं। इस तरीके के लोग हैं। तीसरा केस सुनिए, 2022 फरवरी 2026 का मामला है। आरोपी जो शफी शेख है, उस पर आरोप है कि वो लड़कियों को गलत तरीके से छूता था, घूरता था, और मीटिंग रूम में उनका मजाक भी बनाता था। और तौसीफ ने एक बार अपने वैवाहिक जीवन में बच्चों की कमी को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणियां की। एक शादीशुदा जो महिला थी, उसके कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उस पर टिप्पणी की और कहा कि तुम्हें उसके साथ शादी तोड़ देनी चाहिए। और उस महिला के साथ भी ये जबरन एक तरीके से नजदीकियां बढ़ा रहे थे उनके साथ संबंध बनाने के लिए। फिर आइए चौथा केस, 4 मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 का ये पूरा मामला है। तौसीफ ने एक पीड़िता की निजी जिंदगी के बारे में अश्लील सवाल पूछे और उसे अश्लील इशारे किए। इसके अलावा उसने ऑफिस में अन्य हिंदू महिलाओं और कर्मचारियों की मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं का एक तरीके से मजाक बनाया। और सोचिए, वहां पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं वो विद्रोह नहीं कर रही हैं, वो विरोध नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ सुन ले रही हैं, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन पे है, एक उस पोजीशन पे है जहां पर आप उनको रोकना टोकना मतलब अपनी नौकरी से हाथ धो लेना। तो अपने अकाउंट में पैसे आते रहें, इसलिए वो चुपचाप इस सारी चीजें सुन रही थी। जो पांचवा केस है, जिसमें 23 मार्च 2026 का तौसीफ उत्तर दानिश
शाहरुख शेख और रजा मेमन पीर के धर्म को लेकर अपमान करते हैं, जबरदस्ती उसे नमाज पढ़वाते हैं, कहते हैं कि देखो रोजा रखने का टाइम है, तुम भी ऑफिस में रोजा रखो, तुम्हारी आत्मा एक तरीके से साफ हो जाएगी। और बार बार उन्हें मांस खाने के लिए जोर जबरदस्ती कहते हैं कि खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम इसका स्वाद देखो। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है, मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं। लगभग 8 से 9 ऐसे मामले हैं जहां पर आपको लगेगा कि उस ऑफिस के अंदर, क्योंकि उन्हें लगा कि यहां पर इन्हें कौन रोकेगा टोकेगा, वो खुद ही बॉस है, खुद ही मालिक हैं, और उन्हें कौन क्या उनका कुछ बिगाड़ सकता है। ये जो लड़कियां आई हैं, इन्होंने तो अभी ग्रेजुएशन करने के बाद पहली नौकरी ही पाई है, तो इन लड़कियों को बहलाना फुसलाना आसान होगा। और इसी के मद्देनजर ये जानबूझकर उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, उन सबको बनाकर एक लिस्ट तैयार करते थे कि किन्हें शिकार बनाना है। उसे हंटिंग लिस्ट के नाम से जाना जाता था। लेडी डी, जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि जो निदा खान थी उसे लेडी डॉन कहा जाता था, दाऊद इब्राहिम की तरह, क्योंकि उस पूरे नेक्सस की वही एक तरीके से रानी थी। और रानी अपने प्यादों से कहती कि इस लड़की को फंसाओ, इस लड़की का बायोडिटेल मैंने निकाल लिया है, तुम्हें अगला टारगेट इसे ही करना है। कोई एक लड़की कमजोर पड़ती तो सारी लड़की एक तरीके से उसे पहुंच जाते, मजाक बनाते, उसकी जिंदगी की बारे टिप्पणी करते, ताकि वो परेशान होकर इनके पास आए, फिर इनके साथ संबंध बनाए, ये प्यार का झांसा दे कि शादी करेंगे, और उसका धोखा देकर इनके जबरदस्ती इनका धर्म बदलकर एक तरीके से आगे निकल जाते। और इसी तरीके से ये जो खेल था बदस्तूर पिछले 4-5 सालों से लगातार चल रहा था। बंद एसी कमरों के अंदर लाखों की सैलरी पाने वाले ये लोग, इन्हें लगा कि लोगों को एक्सप्लॉइट करना, किसी और घर के बच्चियों को। और यहां पर एक मैं आपको मामला बता दूं कि मैंने अब तक जितने भी नाम लिए ये लड़कियों के नहीं थे, लेकिन एक लड़का भी था जिस पर इन लोगों ने जबरन उसके साथ उसका धर्म बदलने की कोशिश की। बार बार उसे कहा कि तुम्हारे भगवान अच्छे नहीं हैं, हमारे भगवान अच्छे हैं। अरे भैया, आप वहां पे कमाने गए हो, पैसे कमाओ, वहां पे अच्छी तरीके से अपना काम इस तरीके से करो कि आपकी लोग तारीफ करें। वहां पर आप धर्म लेके जा रहे हो, पैसे को आप नहीं सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, आप उसी के दलदल में फंसने की कोशिश कर रहे हो और वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उस लड़के को भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, जब हिम्मत बांधकर एक लड़की एचआर से भी जब उसकी कोशिशें फेल हो चुकी, जब पुलिस थाने जाती हैं, तो हर एक लड़की जो वहां काम करती थी उनकी हिम्मत बनती है और एक एक कर हर कोई अपनी जुबान खोलकर सच्चाई बोलना शुरू करता है। जब सच्चाई सामने आती है तो एक तरीके से भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है उस पूरे एचआर कॉर्पोरेट सिस्टम पर, उस सिस्टम पर जो बाहर से चकाचौंध एसी वाली दुनिया लगती है, लेकिन जब उस कमरे के अंदर, उस ऑफिस के अंदर जब खाकी वर्दी वाले पहुंचते हैं, तब वो ये सारी चीजें सुनते तो वो भी सन रह जाते हैं कि जिन्हें हम कोट पैंट टाई फॉर्मल में देखते हैं, उनकी मानसिकता कितनी ओछी हो सकती है, कितनी नीची हो सकती है कि अभी भी ये 18वीं 17वीं शताब्दी में रह रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि दुनिया को कहा जा रहा है कि भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, 21वीं शताब्दी भारत का होने वाला है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से आज भी हम 16वीं 17वीं शताब्दी में ऐसे लग रहे हैं कि उस पुराने जमाने में रह रहे हैं, हम आगे तो बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी धर्म जाति से बाहर निकलकर आगे अपनी सोच रखना ही नहीं चाहते हैं। और इसलिए भारत की अगर तरक्की में अगर आप पीछे हैं तो इन जैसे लोगों का भी हाथ है, और उन जैसे लोगों का भी जो उस पर विद्रोह नहीं करना चाहते, विरोध नहीं करना चाहते। आप कह सकते थे मैं यहां काम करने आई हूं सर, मुझे और फालतू चीजें पर मत फंसाओ, आपको और काम बताना है, मैं काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हूं। हंसी मजाक अलग जगह है, प्रोफेशनल लाइफ अलग जगह है, पर्सनल लाइफ अलग जगह है, आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन कब ऑफिस से जिंदगी पर्सनल लाइफ के अंदर घुसती है, उस पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपके धर्म के अंदर घुसकर आपको ये नसीहत देने लगे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, हमारा भगवान सही, हमारा भगवान गलत, ये चीजों पर मत पड़िए। सिर्फ और सिर्फ आप जाइए, वहां पैसे कमाने गए हैं, आप इतने का काम कीजिए कि आपके अकाउंट में महीने के आखिरी में तनख्वाह आए और उस तनख्वाह से अपनी अच्छी जिंदगी जिए। इन सारी चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए हमें इस रिकॉर्डिंग कराए में लगा कि आप तक इस खबर को पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि अगर आपके आसपास अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उस पर उंगली उठाइए और बोलिए ये चीजें गलत हैं, आप ये चीजें नहीं करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये सारी चीजें जब बाहर जाएंगी तो आप पर भी लांछन लगेगा। और इसलिए समय रहते उंगली उठाकर किसी भी चीज को नो बोलना जरूर सीखिए। जब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।